नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया। आज हम गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा से भाग आजमाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी शाह आलम से जुड़ रहे हैं, जो बरौली विधानसभा के व्यवस्था विकास के संदर्भ में अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया जनमानस को देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 360 में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सूरत हाल है यहाँ बरौली विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ के विभीषिका को देखते हुए? देखिए, बरौली का हालात ये रहा है कि हमेशा से ही बाढ़ जो है हमेशा आता है, और जो बांध का जो हालात है वो इतना दयनीय होता है कि उसके नाम पे खानापूर्ति की जाती है, और सरकार भी ये नहीं चाहती कि कभी उसका अस्थायी कोई निदान किया जाए। अगर बोल्डर पिचिंग का काम किया गया होता शुरू से लेकर के अभी तक, तो अस्थायी निदान इसका हो गया होता, लेकिन बांध की मरम्मती से लेकर के और फिर उसके बाद में बाढ़ जो आ जाता है तो लोग परेशान होते हैं। सरकार कहाँ परेशान होती है, सरकारी मशीनरी कहाँ परेशान होती है, उन्हें तो बस इसकी खानापूर्ति करनी होती है। और इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज तक उस बाढ़ को लेकर के और बांध के संबंध में किसी तरीके का अस्थायी निदान सरकार की तरफ से ढूंढने की कोशिश नहीं की गई है। बरौली विधानसभा की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं नेमतुल्ला, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में या विधानसभा के क्षेत्रों में उस तरह से प्रयास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, और बाढ़ संकट में जनता उनसे काफ़ी व्यथित और दुखी दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे मैं क्या कहूँ, मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों का ही फल पाता है, तो अगर किसी को पब्लिक नकार रही है तो वो उनके कर्मों का ही फल है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुजन समाज पार्टी से आप प्रबल दावेदार हैं, और बरौली विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आपने जनमानस का कार्य किया है, और उनके सुख दुख में शामिल होकर के आपने उनको राहत पहुंचाने का भी काम किया है। आप बताएं, इस तरह की शक्ति आपको कहां से मिल रही है? देखिए, ये शक्ति जो है सबसे पहले सामाजिक होना सबसे बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हैं मेरे सोशल साइट को, फेसबुक आईडी को मेरा खंगाल के देख सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी शाह आलम के नाम से है, जो इंग्लिश में है। और वहाँ पे आप देखिएगा तो 2017 में भी जो बाढ़ आया था, उस टाइम में हमने नहीं सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सोशल इंसान होता है उसकी शक्ति जो है ऊपर वाला देता है, उसकी हिम्मत होती है, और वो अपने हिम्मत के बल पे अगर कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई आदमी कोई किसी विपदा से गुजर रहा है, तो उसको शक्ति देने वाला उसका अल्लाह और उसका भगवान होता है। बरौली विधानसभा का अधिकांश इलाका जलमग्न हो चुका है, किसानों के फसल बर्बाद हो चुके हैं, और गाढ़ी कमाई से कमाया हुआ जो धन था वो इस बाढ़ के पानी में बह चुका है। नतीजा यह है कि ऊंचे स्थानों पर लोग शरण लिए हुए हैं। सरकारी जो इंतजाम होना चाहिए उस इंतजाम का प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ भी जनमानस को नहीं मिल रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के द्वारा जो खबरें हमारे मीडिया हाउस तक आ रही हैं, कहीं न कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी जायज़ भी दिखाई दे रही है। इस मुसीबत के घड़ी में सरकार के पदाधिकारी और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल मुकदर्शक बने हुए हैं। इस संदर्भ में शाह आलम से जानते हैं कि सरकारी जो मुलाजिम हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो नाकामी को क्यों छिपा रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जो है नाकामी को छुपाने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं से अपने हक और अधिकार को नहीं जानते हैं। आपको पब्लिक अगर जिता करके भेज देती है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जीत गए या खुद से आप जीत रहे हैं, तो कम से कम आप जब अपने अधिकारों को नहीं जानिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एमएलए अपने सदन का, विधानसभा का सदस्य होता है, और अपने सदन में अगर वो चाहे तो कोई बात को विधानसभा क्वेश्चन करके अपनी बात को मनवा सकता है, और वो क्वेश्चन तो कम से कम करे
बात मानने और न मानने की बात अलग है, लेकिन आप दमदार तरीके से और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज हित के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उसके लिए आप सवाल कीजिए। लेकिन सवाल तक भी नहीं किया जाता है तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बात 25 साल से होती आई है। मैं एक व्यक्ति की, वर्तमान व्यक्ति की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं पूर्व में भी जो हमारे विधायक रहे हैं 25 साल से 2 विधायकों कभी ये कभी वो चलता आया है मामला। लेकिन इन दोनों से जो है यहाँ की पब्लिक बिल्कुल ही त्रस्त हो चुकी है, बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और इन लोगों का सोच जो है ये पब्लिक के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर मीडिया से संबंध रखते हैं, आज आपसे अचानक यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है और आप जो हैं जा कर के क्षेत्र के किसी भी एरिया में जा कर के आप पूछें कि क्या 25 साल से किसी भी जनप्रतिनिधि जिसको आपने जिता करके जिनको भेजा है वो विधानसभा के सदस्य बना करके आपने भेजा है, क्या माझा और बरौली में कहीं उनके ऑफिस हैं? वो खुद नहीं मिलते हैं, उनके ऑफिस नहीं होते हैं। और कुछ दिन पहले की बात मैं बता दूं कि आधार कार्ड को लेकर के लोगों को अनुशंसा कराना होता था। आधार कार्ड को लेकर के पहले मुखिया ही करते थे, बीच में विधायक लोगों को करना होता था। अनेकों विधायक यहाँ पे नज़ारद होते थे, नहीं मिलते थे, उनके ऑफिस नहीं होते थे। लोग परेशान थे, लोग कहाँ जाएं, लोग कैसे अपने काम को करें। कोई भी विकास से संबंधित बात करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए, किसी समस्या को लेकर जाने के लिए अगर हमारा कोई प्रतिनिधि भी अगर उनका यहाँ नहीं बैठता है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर नहीं बैठता है, कोई ऑफिस नहीं है, तो हम समझते हैं कि आपका जीतना और आपका विधायक रहना या आपका एमपी रहना या आपका किसी पद पे विराजमान रहना वो बेकार है। शाह आलम से हमारी बातचीत हो रही है, जो लगातार सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जनता जनार्दन की आवाज़ बन रहे हैं और जन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास भी कर रहे हैं। स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के संदर्भ में इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है कि यहाँ स्थानीय सांसद और विधायक का अपना कोई क्षेत्र में कार्यालय नहीं है। कार्यालय अगर होता तो निश्चित रूप से जनता का संदेश, जनता का समस्या कार्यालय तक आता और उसका समाधान का प्रयास भी होता। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार लंबे समय से क्षेत्र भ्रमण कर जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का यहाँ किस तरह का भूमिका होगा, क्या प्रदर्शन होगा और इस पार्टी से आपकी अट्रैक्शन कैसे हुई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंसूबे पे काम करती है। और रही बात कि बहुजन समाज को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और इस पार्टी को हम कह रहे हैं कि आपने सबको बारी बारी से देखा है, लेकिन ये जो सभी समाज को, सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी के साथ मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित भाई हैं हमारे, या जो भी लोग हैं जिनके साथ में मतलब भेदभाव बढ़ता जाता है, जिनके साथ जात पात की राजनीति की जाती है। चुनाव के समय में सभी लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जब बीत जाता है तो उसके बाद सब कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई स्वर्ण हो जाता है तो कोई दलित हो जाता है। इसके संबंध में भी मैं बता दूँ, आपको स्पष्ट कर दूँ कि इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बनाने वाला अगर अल्लाह और भगवान दो होते तो हिंदू और मुसलमानों के शरीर की बनावट और संरचना भी दो तरह की होती। 2 सूरज होता, 2 चांद होता, 2 धरती होती, 2 आसमान होता, लेकिन सब कुछ एक है। इसलिए कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, मानने का तरीका अलग अलग है। और हम सभी लोग, और ख़ास तौर पे मैं इस संदेश को हर जगह देना चाहता हूँ और सभी लोगों के बीच में मैं जा कर के इस संदेश को देता हूँ कि कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से छोटा और बड़ा बनता है, और इंसान अगर अच्छा कर्म करना चाहे तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि आपने हिम्मत की बात पूछी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग दशरथ माझी जी के बारे में आप लोगों ने न्यूज़ चलाया, हम लोगों ने भी फेसबुक पेज पे उनके बारे में लिखा। दशरथ माझी जी एक आम मजदूर थे, एक सामान्य मजदूर थे, बिहार के ही रहने वाले थे। और उन्होंने क्या किया था, उनके अंदर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है एक ऐसा बाधक बना हुआ है बहुत सारे गांव के इलाकों के लिए, जिसको भेद दिया जाए तो समझिए कि जो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर घूम के जो लोग जाते थे वो 5 किलोमीटर भी 2 किलोमीटर का भी रास्ता उनके लिए नहीं रह जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई संसाधन नहीं था। बहुत सी सरकारें थी, बहुत सरकारों के पास संसाधन है, शुरू से लेकर के सभी पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन किसी पार्टी की सरकार ने उस
पहाड़ को तोड़ने के लिए और बीच पहाड़ से रास्ता बनाने के लिए नहीं सोचा, लेकिन एक आम इंसान दशरथ माझी जी जो हमेशा अमर रहेंगे खास के इस मामले में कि उनकी हिम्मत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा और वो उनकी ताकत वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनके पास संसाधन क्या था कि एक हथौड़ी था और एक छेनी था, और उसी हथौड़ी और छेनी से उन्होंने पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता निकालूंगा, और उन्होंने रास्ता निकाल लिया था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि बरौली विधानसभा के लोगों का जिस तरीके से स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग भी आगामी चुनाव में जरूर कामयाब होंगे। समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित जो लोग हैं आज भी अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको अपना अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है। जहां तक बरौली विधानसभा की तस्वीर सामने आ रही है, इसमें बहुत सारे प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन शाह आलम जिस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपना साक्षात्कार न्यूज़ 360 मीडिया को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज के वंचित जो लोग हैं, दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, शिक्षा से वंचित हैं, विकास से वंचित है, इन तमाम लोगों को विकास के माध्यम से समाज को आगे ले जाने की कोशिश है। और निश्चित रूप से यहाँ के जनमानस का आशीर्वाद मिला तो इनके द्वारा इस क्षेत्र में समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक मजबूत यहाँ प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है जो व्यवस्था में परिवर्तन ला सके और जो कुछ भी समस्याएं जनता के समक्ष आ रही हैं उसका समाधान भी करा सके। आपको क्या लगता है, बरौली विधानसभा की जो तस्वीर सामने आ रही है और आप जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, हर एक प्रतिनिधि को रिस्पॉन्स लगता है कि बहुत अच्छा है। हर एक प्रतिनिधि जाता है तो मतदाता का काम यही होता है। चूँकि इसका अनुभव मुझे 2001 से है, पंचायत चुनाव से ही है। पंचायत चुनाव में लगातार हमारे परिवार से हम लोग 3 बार मुखिया रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हम लोग रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि पहली बार कोई आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि सारा वोट मेरा ही है, लेकिन उसके बाद जो अनुभव मिलता है वो आदमी कभी भी ठोकर नहीं खाता है। वो सबको पहचानने का तरीका उसके पास आ जाता है, अगर वो चाहे पहचानना चाहे तो इस तरीके से हम लोग सब चीज़ को लेकर के चलते हैं। लेकिन बेहतर, मैं अपने आप से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास रखता हूँ कि जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और ये साइन जो है बिल्कुल ही बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि 25 साल से यहाँ पे बरौली विधानसभा में ऐसा नहीं आया है जो कि आ करके यहाँ पे शिक्षा को सुधार सके। कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं आया है जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सके। कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे ऐसा नहीं आया है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर सके। कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे ऐसा नहीं आया है जो कि लोगों को मिलाने का काम करे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सबसे पहले मैं एजुकेशन की बात करूँगा। एजुकेशन एक ऐसी की है, चाबी है, एक ऐसा हथियार है जो अगर किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए तो उससे बड़ा हथियार उसके पास, उससे बड़ा वेपन्स उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे कामयाब इंसान बन करके दिखा सकता है। परेशानियाँ सबके साथ आती हैं, स्ट्रगल सबको करना होता है, लेकिन जो स्ट्रगल करता है वही कामयाब होता है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहले की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं बता दूँ विस्तृत तौर पर आपको कि शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे होश संभाले तो उस टाइम में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कहलाया करते थे, जिनको हम लोग BO बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो वो क्या होते थे कि जब जाते थे किसी स्कूल में ना, तो वो या कोई जनप्रतिनिधि, उस टाइम के जनप्रतिनिधि जाते थे तो करते क्या थे कि उस स्कूल में जा करके और वो करते थे कि सिलेबस मांगते थे, और सिलेबस मांग करके और फिर उसके बाद देखते थे कि कौन सा मंथ चल रहा है, उसके हिसाब से कौन से सिलेबस तक की पढ़ाई हो जानी चाहिए थी, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा लिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये उस वक्त का था मामला कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था। क्यों नहीं पढ़ाया आपने? क्यों आप लेट हुए? बच्चों ने आपके पढ़ाई हुए बात को फॉलो क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछा जाता था। लेकिन आज मैं देखता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार में ये मामला, शिक्षा व्यवस्था का मामला इतना ध्वस्त हो चुका है कि जो भी पदाधिकारी जाते हैं तो मैं देखता हूं कि सबसे पहले पूछते हैं, शिक्षा के बारे में तो कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि MDM का रजिस्टर कहाँ है, और MDM की रजिस्टर की तलाशी की जाती है। MDM का रजिस्टर आता है और फिर MDM के रजिस्टर के पन्नों के बीच में कुछ और भी पेज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, करेंसी पेज,
उस तरीके के भी मामले सुनने में आते हैं जो कि लेन देन का मामला होता है, और इस तरीके से वो पदाधिकारी चले जाते हैं। कोई भी प्रतिनिधि जो अब 25 साल से जो जीते हैं, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को इतना कमजोर बना दिया गया है कि कहीं से भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। तो अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बेंच भी बैठने के लिए नहीं है, बच्चे आज की डेट में भी नीचे बैठते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं आप जहाँ जाइए कि शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से लचर है कि सब टीचर जो हैं वो सभी टीचर को मैं गलत नहीं कह सकता, ईमानदार टीचर भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि शिक्षक ही हैं जो हमें पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं शिक्षकों की बदौलत बोल रहा हूं, उन्हीं ईमानदार शिक्षक बदौलत बोल रहा हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। उसी तरीके से सभी बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि ना फलाना साहब हमारे रिश्तेदार हैं इस डबल इंजन की सरकार में, और मैं नहीं भी जाऊँगा पढ़ाने तो मेरा काम चलेगा। तो ये व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए, और इस व्यवस्था के खिलाफ में मैं सबसे बड़ा कठोर कदम उठाऊंगा, क्योंकि ये शिक्षा अगर सुधर जाएगा तो हमारे बच्चों का अपना दिमाग होगा, और हमारे बच्चे जो हैं जब बढ़ेंगे तो फिर वो कामयाब होकर के किसी पद पे जाएंगे और उनके पास अपना दिमाग होगा और अपने मत का प्रयोग भी सही तरीके से अपने दिमाग से करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी से बिकेंगे नहीं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये लोग जीतने के बाद, खरीदने वाले लोग जो होते हैं, जीतने के बाद वो 4.5 साल तक नहीं दिखाई देते हैं। अभी तक लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस 3 महीना बचा हुआ है, अब आने की सुगबुगाहट हुई है और वो लोग अभी आ रहे हैं। ये थे बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी बरौली विधानसभा से शाह आलम, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था के विषय में अपना अनुभव व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार को लेकर के इन्होंने जो कुछ भी बातें रखी हैं और जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य महकमे में, विभिन्न विभागों में, जिसके ऊपर आप अपना अनुभव रख रहे थे और साथ ही साथ अपने प्रतिक्रियाओं से हमारे दर्शकों को अवगत करा रहे थे। चलते चलते बरौली विधानसभा के सम्मानित जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बरौली विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 25 साल तक आप लोगों ने जो कुछ भी झेला है, जो कुछ भी आपने देखा है, आप एक बार आप अपने दिल पे अपने हाथ रख करके पूछिए कि क्या वो आपके कभी काम आए हैं? क्या उनसे मिलने जाने के लिए आप जो है आपको किसी हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, या डायरेक्ट आप जा कर के मिल लेते हैं? जब चुनाव आता है तो वो आपसे डायरेक्ट आके मिलते हैं, बाबू भैया, दादा, चाचा, काका सब करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तब उसके बाद में आपको उनके घर के, उनके दरवाजे के बाहर ही रख दिया जाता है। घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आपको वैसे नेता की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसे नेता का चुनाव करना होगा जो सामाजिक हो, और जो व्यक्ति सामाजिक होगा वो समाज सेवा के लिए सोचेगा और उसे मिलने के लिए वो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2017 में भी बाढ़ का दौर था, 2017 में भी मेरा फेसबुक आईडी आप खंगाल करके देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया था। और आज भी हम लोग जहाँ भी हर एक इलाके में हम लोग गए हैं, हर जगह हम लोगों की टीम घूम रही है, हम लोग घूम रहे हैं, और हमारा यह प्रयास है कि हम लोग जिस तरीके से भी हो अपने तरफ से एक छोटा सा मदद अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए हम लोग कर सकें। क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई दूसरी बात नहीं है, बस हम लोग का सोच है कि हम सामाजिक बने, और जो व्यक्ति सामाजिक होगा उससे कभी कोई गलती नहीं होगी। वो जात पात की बातें नहीं करेगा, वो समाज के उत्थान की बातें करेगा, वो समाज के विकास की बातें करेगा। लेकिन जो नेता आपसे समाज में जात पात की बातें करते हैं, आप समझ लीजिए कि वो अंग्रेज़ों के दूसरे रूप हैं। क्योंकि अंग्रेज़ जब हमारे मुल्क में आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि व्यापार करने के गर्ज से आए थे, और व्यापार करते करते उनके पीछे एक मनसा छुपी हुई थी कि हमें और आपको गुलाम बनाना है। और उन्होंने क्या किया कि हम लोगों के कमज़ोर नस को ढूंढना शुरू किया था, और ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चल गया कि इनकी कमज़ोर नस क्या है, और उन्होंने फिर तुरंत ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जात पात की नीति अपनाई थी। और जिस तरीके से उन्होंने जात पात की नीति अपनाई, हमारा समाज जो था, वो जो सोने की चिड़िया हमारा भारत था, वो खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने बांट देने का काम किया था, और उसके बाद उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। तकरीबन 200 वर्षों तक हम लोग उनके गुलाम बने रहे थे। लेकिन वो आज़ादी कब मिली थी? आज़ादी तब मिली थी जब हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सभी लोग आपस में यूनाइट हुए थे, तब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि उन अंग्रेज़ों की तरह जो लोग हैं, जो हमें और आपको बांटना चाहते हैं जात पात के नाम पर, हमें बंटने की ज़रूरत नहीं है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ जो जात पात की बातें करते हैं, और सही लोग जो सामाजिक लोग हैं उनके साथ जाने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से एक बार अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप सेवा का मौका दें, और सेवा का मौका देने के बाद में आप ज़रूर देखेंगे कि हर पल, हर लम्हा आपके बीच में रहने वाला ये सेवक बनेगा। शाह आलम। गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा से आज हमारे साथ जुड़े थे बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी शाह आलम, जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं
और साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में इनकी शुरू से अभिरुचि रही है। विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक जीवन तक अभी तक इनका जो प्रयास रहा है वो समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए रहा है। जनता जनार्दन की अदालत में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और बरौली विधानसभा के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। और इन्होंने हमारे न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से आम जनमानस से अपील किया है कि आप एक मजबूत, योग्य, सुशिक्षित, समझदार, बुद्धिजीवी प्रत्याशी को प्रतिनिधि बनाएं ताकि आपके समस्या को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा सके और जनमानस को हक और अधिकार दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बरौली विधानसभा का अधिकांश इलाका बुरी तरह से जल से प्रभावित हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मानसून के बारिश के बाद यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नारकीय हो चुकी है। आज शाह आलम से मुलाकात हुई है जो बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, जो बरौली विधानसभा से भाग आजमा रहे हैं। आप बतलाएं कि बाढ़ का जो यहाँ त्रासदी है उसको देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बरौली में बहुत ही मतलब बाढ़ जो पानी जो आया था बहुत ही आपदा मतलब था, बहुत परेशानी में लोग थे यहाँ पे। अभी भी देख रहे हैं सारा घर डूबा हुआ है, लोग बाहर रोड अपना झोपड़ी बना के बसे हुए हैं। और हम लोगों ने शाह आलम भाई की टीम के साथ हम लोगों ने मिलके बहुत सारा एक्टिविटीज़ किया है। हम लोगों ने चूड़ा मीठा राशन वासन जो हम लोगों ने बांटा है। तो जहाँ तक हम लोग जा पहुँचे हैं, जहाँ तक जगह हर जगह ने हम लोग गए हैं वहाँ पे और जाके राशन पहुँचाया है, वहाँ पे मदद किया हम लोगों ने। और पानी भी बहुत काफ़ी था यहाँ पे। तो जहाँ जितना हम लोगों से हुआ, जितनी शाह आलम भाई की टीम और हम लोगों ने मिल के किया, तो इसके लिए मैं शाह आलम भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शाह आलम भाई इस अच्छे नेक काम को मतलब बहुत ही अच्छे बखूबी निभाएं। जितना उनसे हो सका उतना काम उन्होंने किया बरौली विधानसभा के लिए और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग काम करेंगे साथ में मिलके। और जी क्या आपको लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का बात है तो हम लोगों ने तो मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। बरौली विधानसभा में अच्छा मेहनत कर रहे हैं और रिपोर्ट भी इंशाल्लाह यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पे बरौली विधानसभा में अच्छा अपना ये बनाएंगे जी। तो ये तस्वीर बरौली विधानसभा के कुछ गांवों की है, इलाकों की है, जहां बरसात के पानी के बाद लोगों के आशियाना उजड़ चुका है। ऊंचे स्थानों पर लोग शरण लिए हुए हैं। समाज सेवी शाह आलम के द्वारा जब से बाढ़ की त्रासदी जनता के सामने आई है उसी समय से लगातार जनमानस के बीच पहुंचकर बाढ़ के इस संकट में उनको भरपूर हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय विधायक सांसद का दर्शन जनता का नहीं हो रहा है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में शाह आलम जैसे नौजवान समाज सेवी आगे आकर के अपने मानव धर्म को निभा रहे हैं और हर संभव इनकी कोशिश हो रही है कि बाढ़ के संकट से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाया जाए, मदद पहुंचाया जाए। और उनके साथ काम करने वाले जो इनके सहयोगी हैं, जो मित्र हैं, इनके जो शुभचिंतक हैं, निश्चित रूप से इस नेक काम में उनका जोरदार समर्थन कर रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं जहां के लोगों को इस समय भोजन पानी भी मयस्सर नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं ये तस्वीर बरौली विधानसभा के कुछ गांवों की जो सामने आ रही है, जिसकी चर्चा करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संकट के घड़ी में सभी को मानव धर्म निभाना चाहिए और इंसानियत का मजहब निभाते हुए लोगों के सुख दुख में मदद करना चाहिए। शाह आलम के विषय में आपका अपना क्या ख्याल है? जी, शाह आलम भाई बहुत ही नेक इंसान है और एक यूथ के लिए बहुत बड़ी मजबूती से चुनाव मैदान में आए हुए हैं और हमें उम्मीद है पब्लिक का जहाँ तक मूवमेंट है इंशाल्लाह वो चुनाव जीत रहे हैं। कुछ गांव का नाम बतलाएं जो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ की लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां सामने आई है। उन इलाकों तक शाह आलम के तरफ से क्या कोशिश हुई है? जी, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बरौली में मुसीबत में है तो आपके नेवरी है, बघेजी हो गया, रामपुर हो गया, पचरुखिया हो गया, जहाँ अपने शाह आलम भाई का पूरा ग्रुप पूरा टीम लेकर इनसे जहाँ तक जितना हो सका है उतना इन्होंने मदद किया है। चलिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम फहद।